दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सावरकर और गांधी के रिश्तों की। ये दो इतिहास की बहुत प्रमुख शख्सियतें हैं, बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं और पिछले 100 साल में इतिहास को जिस ढंग से इन दोनों व्यक्तित्वों ने बदला है, भारत के इतिहास को प्रभावित किया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये दो व्यक्तित्व अपने आसपास हैं या बहुत दूर दूर हैं? क्या इनके बीच उतना ही दूरी है जितना कि बताया जाता है? इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ रामू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर सिद्धार्थ रामू का एक साथ असल में बहुत सारा परिचय है, कई तरह का व्यक्तित्व है उनका एक साथ। उन्होंने सावित्रीबाई फुले पर किताब लिखी है, बहुजन नायक नायिकाओं पर किताब लिखी है, मुक्तिबोध की कविताओं पर उन्होंने पीएचडी की है। इसके अलावा फॉरवर्ड प्रेस मैगजीन के वो संपादक रहे हैं, कॉलमनिस्ट हैं, लगातार विमर्शों पर हस्तक्षेप करते हैं और सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर आप उनकी गतिविधि, उनकी सक्रियता आप देख सकते हैं। तमाम विषयों पर उन्होंने बहुत शानदार लेखन किया है। इस बीच में उन्होंने बाबा साहब की कई किताबों का अनुवाद भी किया है और इस प्रोजेक्ट पर वो आगे भी काम कर रहे हैं। तो इस विषय पर वो अथॉरिटी हैं क्योंकि इस पर उन्होंने काम किया है। पहला सवाल डॉक्टर सिद्धार्थ, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो बहस अभी शुरू हुई कि राजनाथ सिंह ने ये कहा कि माफ़ी तो मांगी थी लेकिन गांधी के कहने पर मांगी थी, तो एक तरह से सावरकर के पूरे व्यक्तित्व में अगर कोई गैप है तो उस गैप को गांधी के जरिए भरने की कोशिश की गई थी कि उनका माफ़ी मांगना आपको लग सकता है कि एक आलोचना के दायरे में एक कृत्य है, लेकिन ये आलोचना के दायरे में इसलिए नहीं है क्योंकि गांधी ने ये बात उनसे कही थी। तो ये पूरा विमर्श क्या है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? असल में दिलीप जी, हमारे यहाँ जब बात होती है, ख़ास करके सावरकर के बारे में बात होती है, तो सारी बातचीत समर्थक और विरोधियों द्वारा, दोनों द्वारा उनके माफ़ीनामे पर जा कर के टिक जाती है। जैसे ऐसे लगता है कि अगर सावरकर ने माफ़ी न मांगी होती तो इस देश के वो महान नायक होते या इस देश के भविष्य निर्माता होते या एक बेहतर भारत निर्माण के वो अगुआ नायकों में से होते, हम उन्हें स्वीकार करते हैं। तो उधर से भी पूरी कोशिश होती है कि उनके माफ़ीनामे वाले, क्योंकि उसको निगल नहीं पाते हैं, तो माफ़ीनामे वाले को किसी तरह जस्टिफाई किया जाए। तो राजनाथ सिंह ने गांधी का सहारा लिया, क्योंकि गांधी एक बड़े व्यक्तित्व हैं और गांधी की ईमानदारी के लिए भी अपने जाने जाते हैं, तो उन्होंने गांधी का सहारा लिया। दूसरी तरफ जो लोग हमला बोलते हैं, वो चाहे लेफ्ट दायरे से हमला हो रहा हो, चाहे किसी दायरे से हमला हो रहा हो सावरकर पर, वो भी उसी माफ़ीनामे पर ही बात करते हैं कि जैसे ऐसे लगता है कि वो माफ़ी ना मांगे होते, उनके लिए वो स्वीकृत होते। मेरे नज़र में ये महत्वपूर्ण सवाल उतना बड़ा नहीं है, माफ़ीनामे का सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि भारत निर्माण को लेकर के, भारत के इतिहास को, क्योंकि कोई देश जो भविष्य का निर्मित होता है, क्योंकि जिस समय गांधी हैं और जिस समय सावरकर हैं, वो समय है भारत के निर्माण का समय है। कोई ऐसा समय किसी देश के इतिहास में होता है जब एकदम क्रिटिकल समय होता है कि ये चीज़ बननी है, बननी तो है ही उसे, अब वो कैसी शक्ल लेगी, ये सवाल है। तो आपने बहुत शानदार तरीके से इस बात को रखा कि किस तरह से उनका जो माफ़ीनामा है वो पूरे बहस के केंद्र में इसलिए भी शायद है क्योंकि बाकी जो सावरकर का व्यक्तित्व है वो जिन सवालों को खड़ा कर रहा है वो बाकी बहुत सारे लोगों को अनसेटलिंग एक एक्सपीरियंस देता है, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ता है और बहुत एक अरुचिकर वो बहस है। शायद इस वजह से उस बहस को किनारे किया था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सावरकर में वो क्या है जिसकी वजह से राइट और लेफ्ट दोनों सावरकर के व्यक्तित्व पर, क्योंकि सावरकर देखिए ग्रेजुएशन तक की किताबों में सावरकर आमतौर पर नहीं पढ़ाए जाते हैं और उनके व्यक्तित्व का आज की तारीख पे जो असर है भारतीय राजनीति में किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये वो क्या है सावरकर का जो चर्चा के दायरे से बाहर है? एक तो कभी कभी इतिहास का कोई ऐसा काल आता है कि अचानक कोई आदमी बहुत प्रासंगिक हो जाता है। जैसे नेशनल मूवमेंट के दौरान 5 धाराएं हैं, बहुत संक्षेप में कहें। एक गांधीवादी धारा है, एक वामपंथी मार्क्सवादी धारा है,
एक बहुजन धारा है, एक मजबूत धारा के तौर पर, बीच बीच में एक छुपी हुई सोशलिस्ट धारा भी है जिसमें लोहिया हैं, जयप्रकाश हैं। लेकिन एक धारा और भी है जिसे हम हिंदूवादी धारा कहते हैं। ये हिंदूवादी धारा कभी भी इन 4 धाराओं को चुनौती नहीं रही है, उतनी बड़ी चुनौती नहीं रही है। इसी नाते आप डॉक्टर अंबेडकर की किताब जब जाति का विनाश देखते हैं तो वो किस पर लिख रहे हैं? वो गांधी पर लिख रहे हैं, सोशलिस्टों पर लिख रहे हैं, वो वामपंथियों पर लिख रहे हैं, वो आर्य समाज पर भी लिख रहे हैं, लेकिन वो सावरकर और आरएसएस पर नहीं लिख रहे हैं 36 में किताब, क्योंकि वो उतनी ताकतवर धारा नहीं है। आज वो धारा इतिहास जिस मोड़ पर खड़ा है। लेकिन 1940 आते आते डॉक्टर सिद्धार्थ, ये जब वो पार्टीशन पर बात करते हैं और पाकिस्तान पर अपनी थीसिस लिखते हैं, तब सावरकर लेकिन उस समय आते आते एक स्टेचर लेने लगते हैं, मतलब वो विचारधारा अगर आप देखें तो। खैर आप प्लीज़ अपनी बात आगे। तो जो मुख्य सवाल लेकिन आपने उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्यों राइट और लेफ्ट दोनों माफी नाम पे केंद्रित होता है, उनकी वैचारिकी पर बात क्यों नहीं करता? क्योंकि कुछ सच्चाइयों को, इतिहास की कुछ वस्तुगत सच्चाइयों को किनारे नहीं लगाया जा सकता। जैसे सावरकर नास्तिक हैं, इसमें तो कोई बहस नहीं है। सावरकर मांस खाने का समर्थन करते हैं, सावरकर सार्वजनिक तौर पर करते हैं। सावरकर गाय को माता मानने के पक्ष में नहीं है। और एक बात और भी कह दूं कि हम सावरकर से जहां हमारा विरोध है वो बहुत बुनियादी किस्म का है, लेकिन हम कोई उन पर झूठा अनर्गल आरोप नहीं लगाने जा रहे हैं। जैसे सावरकर उस तरह से वर्ण जाति का भी समर्थन नहीं करते हैं जिस तरह गांधी करते हैं, यानी वर्ण जाति के सवाल पर भी सावरकर ज़्यादा नरम है। आपको याद होगा कि जब मंदिर प्रवेश पर है तो मंदिर प्रवेश का डॉक्टर अंबेडकर आंदोलन चला रहे हैं तो गांधी हिचक रहे हैं, उनके मन में हिचक है, वो खुलेआम उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन सावरकर और मुंजे उसका समर्थन करते हैं। उसका कारण ये है कि जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, जिस भारतीय राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं सावरकर, उसमें जातियों को अपने साथ लेना उनकी मजबूरी है, उनकी ज़रूरत है, उनकी मजबूरी है। और केवल मजबूरी नहीं है, थियोरेटिकली भी वो वर्ण जाति पर उतना डिटरमाइन नहीं है। शुरू से अंत तक देख लीजिए, जितना जाति को शुरू के दिनों में गांधी मजबूती से जाति के पक्ष में खड़े हैं कि जाति इतनी महान चीज़ है, यहाँ तक कि आर्य नस्ली श्रेष्ठता का एक तत्व दिखाई देता है जो गांधी और सावरकर को जोड़ता है, लेकिन जाति पर उतनी मजबूती से वो नहीं खड़े हैं, वर्ण पर भी उतनी मजबूती से वो नहीं खड़े हैं, यहाँ तक कि मंदिर प्रवेश पर भी वो उसके पक्ष में खड़े होते हैं। तो जो राइट और लेफ्ट है वो सावरकर की एक और बहुत बड़ी सी बारीक सी बात है कि हमारे देश में पूरे नेशनल मूवमेंट को जैसे अंग्रेजों को हटाना ही नेशनल मूवमेंट है। वो सारे विमर्शों पर जो बातचीत होती है, जो इतिहास के, यहाँ तक कि सबसे मान्य इतिहास का जो ग्रंथ है आधुनिक भारत सुमी सरकार वाली भी, वो भी जो सेंटर में रखती है कि जैसे अंग्रेजों को हटाना ही भारत का मुक्ति संघर्ष है, राष्ट्रवाद, और सारा कुछ लिखा पढ़ा जो जा रहा है इसी के इर्द गिर्द लिखा जा रहा है। तो सावरकर पर बातचीत करते समय तो जो उनके विरोधी हैं उनको भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि सावरकर का जो मुस्लिम विरोधी रुख है, जब गांधी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो उसमें वर्ण और जाति भी है, लेकिन जब सावरकर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो उसका निशाना, जो मुख्य निशाना है, वो निशाना है मुसलमान। तो इसमें एक्चुअली दोनों के जो गांधी और सावरकर हैं, इन दोनों की जो राष्ट्र की अवधारणा है उसमें मुझे एक कन्वर्जेंस ये दिख रहा है कि वो लगभग जो एक भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर जो एक ज्योग्राफिकल एंटिटी बन रही है, इसको एक एकीकृत रूप में देख रहे हैं दोनों लोग। दोनों विभाजन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब गांधी विभाजन का विरोध कर रहे हैं तब वो ये प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि हमारे एक इस विराट जो भारत बनेगा इसमें मुसलमानों का भी ध्यान रखा जाएगा, जिसका वो कोई नक्शा नहीं देते हैं। वहीं सावरकर के पास एक बहुत क्लियर इमेज है कि एक मेजोरिटेरियन स्टेट बनेगा, हिंदू इसमें चूँकि ज़्यादा हैं तो उनका राष्ट्र बनेगा और मुसलमानों को उनके सब्जुगेशन में, उनके अधीन रहना होगा, लेकिन एक ही राष्ट्र बनेगा। इसलिए शायद सावरकर जब हिंदुत्व की कल्पना कर रहे हैं तो उसमें सारे स्ट्रीम्स को जोड़ रहे हैं, वो सिख वगैरह, अपने दलित, सबको जोड़ के सब हिंदू हैं। उनकी जो हिंदुत्व की परिभाषा वो इतनी विराट अगर नहीं होती है तो उस हिंदुस्तान में वो हिंदू तो फिर माइनॉरिटी हो जाएगा। तो इसलिए जाहिर है ये उनकी मजबूरी भी है। तो ये जो दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, जहाँ पर मिल रहे हैं और जहाँ से फिर दोनों अलग हो जा रहे हैं, जहाँ जाके आगे गांधी जी की आपको हत्या होती है और उसमें सावरकर वाली जो विचारधारा है
उसका उसका जो पक्ष है वो कहीं छिपा हुआ नहीं है। वो उसके षड्यंत्र में अभियुक्त भी बनते हैं, बाद में उससे आज़ाद भी होते हैं उस आरोप से। तो ये जो मिलना और फिर अलग होना, ये जो है, ये कहाँ पर मिल रहे हैं और कहाँ पर अलग हो रहे हैं? दिलीप जी, मैं डॉक्टर अंबेडकर को यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा या उनका साथ लेना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि वो मेरे नायक हैं या मैं उन्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भारतीय नेशन को और भारतीय इतिहास को, भारत के भविष्य और उस वर्तमान को अगर कोई व्यक्ति उसके न्यूक्लियस को देख रहा था और अलग अलग व्यक्तित्वों की बीच में एकता और उनकी दूरी के सटीक तरीके से अगर कोई व्याख्यायित कर रहा था, जरूरत पड़े कभी हम लोग बात करेंगे कि नेहरू गांधी को कैसे वो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे देख रहे हैं, मैं सेम वैसे ही देखता हूँ। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर फिलॉसफिकली और आइडियोलॉजिकली सावरकर और गांधी को एक जगह देख रहे हैं, और मैं कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, बाकायदा उनका कोटेशन है कि जिस हिंदू महासभा की स्थापना करते हैं उसके संदर्भ में सावरकर ने जो किया था, वो कहते हैं कि हिंदू महासभा में और कांग्रेस में कोई बुनियादी किस्म का अंतर नहीं है। जो अंतर है वो अभिव्यक्ति के रूपों को लेकर है। वो अपनी अभिव्यक्ति में भद्दे तरीके से उसी बात को कहते हैं, ये शालीन तरीके से कहते हैं। वो अशिष्ट तरीके से कहते हैं, ये शिष्ट तरीके से कहते हैं। वो अश्लील तरीके से कहते हैं, शालीन तरीके से कहते हैं, लेकिन कोई बुनियादी किस्म का अंतर नहीं है। यानी फिलोसफिकली सावरकर और गांधी हिंदू एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। जो पूरे भारत के नेशन को लेकर के अवधारणा बनती है, वो एक जगह जा कर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब एक जगह खड़े हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों एक ही पॉइंट पर खड़े हैं। जब फिलॉसफी का थोड़ा सा जो अंतर होता है, न्यूक्लियस में एक जगह खड़े हैं। न्यूक्लियस में तो केवल डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय राष्ट्र को देख रहे हैं, और ये शायद कहना आती होगी कि भारतीय राष्ट्र के को न्यूक्लियस में, तो जिसे हम लेफ्ट भी कह रहे हैं, जो अपर कास्ट हिंदुत्व आधारित विश्व दृष्टिकोण है, इस मामले में सावरकर से लेके गांधी से लेके लेफ्ट तक ये विषय नहीं है, एक जगह खड़ा है कि अपर कास्ट मर्द हिंदू भारतीय राष्ट्र, अपर कास्ट मर्दों हिंदुओं का भारतीय राष्ट्र की जो परिकल्पना है, ये पूरी ट्रेड कम या ज़्यादा करके तीनों में आती हुई दिखती है। एक ही व्यक्ति है जो इसको चुनौती दे रहा है। अब अलग कहाँ हो रहे हैं गांधी? एक जगह बहुत ज़्यादा अलग हो रहे हैं। जैसे सावरकर कोटेड है कि इतनी घृणा करते हैं मुसलमानों से, एक तो घृणा और बदला। सावरकर के अंदर भारतीय इतिहास को लेके, अतीत को लेके जो नज़रिया है, उसमें मुसलमानों के प्रति, क्योंकि वो भारतीय इतिहास को हिंदू मुसलमान के तरह से देख रहे हैं, जैसे अम्बेडकर बौद्ध और हिंदू के रूप में देख रहे हैं कि पूरे भारतीय इतिहास के संघर्ष को वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देख रहे हैं। तो एक घृणा और बदले की जो भावना है, गांधी में मुसलमानों के प्रति कोई घृणा नहीं है और न बदले की भावना है। और इस मामले एक तथ्य की तरफ मैं आपको ध्यान ले जाना चाहूँगा कि जब गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु होती है तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उनकी मृत्यु होती है, तो उस समय गांधी कहते हैं कि मैं ऐसे ही मरना चाहता हूँ। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता, मैंने कैसी अन्याय का प्रतिरोध करते हुए मैं मरना चाहता हूँ। इस मामले में बदले का कोई तत्व गांधी में नहीं है। मुसलमानों से बदला लेना है या मुसलमानों के प्रति कोई प्रतिघात करना है, ये नहीं है। सावरकर यहाँ तक चले जाते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे चीज़ को भी साहसपूर्ण कार्य ठहराने लगते हैं। ये जो बदले की मानसिकता है, ये गांधी में नहीं है। लेकिन जब मुसलमानों की भारत में स्थिति क्या होगी, तो वो कहते हैं कि वो सेकंड दर्जे की नेशनलिटी होगी। सावरकर कहते हैं कि सेकंड दर्जे की नेशनलिटी होगी, मैंने सेकंड, वो साफ कहते हैं कि सेकंड। गांधी वही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, साझी बात करते हैं। लेकिन जब गांधी पास में कोई नक्शा नहीं है, नक्शा नहीं देंगे क्या, मतलब क्या ऑफर क्या है? और प्रैक्टिकली गांधी जिन प्रतीकों को लेते हैं वो ज़्यादा स्थूल तरीके से हिंदू राष्ट्र के रूप में सामने आता है। ज़्यादा स्थूल राम राज की परिकल्पना, गीता को हाथ में लेते हैं, रामायण को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ बताते हैं। और हिंदुइज्म का जो मेन ट्रेट है वर्ण और जाति व्यवस्था, उस पर अपना पोजिशनिंग हमेशा कायम रखते हैं। रामराज कहते ही संबूक और वर्ण व्यवस्था आ जाती है। तो जब मूर्त तरीके से भारतीय राष्ट्र की परिकल्पना गांधी रखते हैं तो कई बार वो सावरकर से ज़्यादा भी हिंदूवादी। एक तरह से गांधी जिस समय जब हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया, जब वो राष्ट्रीय आंदोलन को ब्रॉड बेस करने के प्रोजेक्ट के साथ आते हैं, तो उन्होंने जो
प्रोजेक्ट लिया कि हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल करना है, ये अपने आप में उसकी एंटीथेसिस थी कि मुसलमान आपके आंदोलन से बाहर जाएं। एक तरह से उनको बाहर उलीच के फेंका भी गया, मतलब एक, और वो मुस्लिम लीग का अचानक बड़ा हो जाना, वो ज़मीन तैयार कर दी गई थी जहाँ पर उनको बड़ा हो जाना था। तो ये यहाँ पर लेकिन एक चीज़ जो एक और मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि मतलब जो मेरा जो अध्ययन है लिमिटेड, उसके आधार पर मुझे लगता है कि राष्ट्र की परिकल्पना, राष्ट्र का की एक ऐतिहासिकता और एक उसकी निर्मित जो है हिंदी लैंग्वेज को लेकर गांधी और सावरकर लगभग एक जगह पर खड़े मुझे नज़र आते हैं, और एक पूरा नेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत करीब हैं। बेसिकली फॉर्म में जो आप करें कि एक फिलोसॉफिकली साथ होते हुए भी एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों फिर अलग होते हैं, और वही जाके जो कंटेस्टेशन में चेंज हो जाता है, अंतर्विरोधों में चेंज हो जाता है। तो आज की तारीख में जब सावरकर को स्थापित करने के लिए और लोक में एक उसकी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए गांधी का इस्तेमाल बीजेपी का एक बड़ा नेता बहुत सोचे समझे तरीके से बहुत बड़े मंच पे करता है, तो ऐसे संदर्भ में इन दोनों व्यक्तित्वों की साझा क्रिटिक जो है, वो जैसा आपने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उस क्रिटिक का सार क्या है, वो क्या क्रिटिक है, इन दोनों का एक कॉमन क्रिटिक क्या है? दोनों का कॉमन क्रिटिक जो है वो भारतीय नेशन को लेकर के जो डॉक्टर अंबेडकर की अवधारणा है, जब वो कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र, किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए, तो 3 तत्व इस्तेमाल करते हैं: समता, लोकतंत्र, न्याय। और इस मामले में डॉक्टर अंबेडकर की बहुत डीप स्टडी और सारे प्रमाणों के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। केवल जात का विनाश नहीं, हिंदू धर्म दर्शन जो पूरी उनकी किताब है, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म जो पूरी किताब है, और हिंदू धर्म दर्शन में उन्होंने पूरा आकलन किया है न्याय के आधार पर, हिंदू धर्म दर्शन का, कि न्याय के लिए इसमें कोई जगह है कि नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर की क्रिटिक है कि हिंदुत्व का चाहे कट्टर रूप हो और चाहे हिंदुत्व का नरम रूप हो, जब भी हिंदुत्व खतरे में आता है तो हिंदुत्व का नरम रूप उसे बचाने के लिए सामने लाया जाता है। ये इतिहास की पूरी परिघटना रही है। कभी रैदास के बाद तुलसीदास आ जाते हैं, कभी शंकराचार्य आ जाते हैं, या कभी उसी हिंदुत्व की रक्षा के लिए गांधी आ जाते हैं नरम हिंदुत्व के रूप में। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि उसकी जो रीढ़ है, हिंदुत्व की रीढ़ जो है वो 3-4 तत्व है हिंदुत्व की रीढ़: वर्ण, जाति व्यवस्था, प्रतिसत्ता और मुस्लिम विरोध। 3 उसके जो हिंदुत्व के रीढ़ है, और ये लोकतंत्र के भी खिलाफ है, समता के खिलाफ है, न्याय के खिलाफ है। तो हिंदुत्व के किसी भी रूप में लोकतंत्र के लिए गुंजाइश नहीं है, हिंदुत्व के किसी रूप में समता के लिए गुंजाइश नहीं है, हिंदुत्व के किसी रूप में न्याय के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और हिंदुत्व के किसी रूप में प्रतिसत्ता को खारिज नहीं किया जा सकता, वर्ण व्यवस्था को खारिज नहीं किया जा सकता, और मुस्लिम विरोध को खारिज नहीं किया जा सकता। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुस्लिम विरोध, वर्ण, जाति व्यवस्था और प्रतिसत्ता ये एक अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये एक दूसरे से साथ जुड़ी हुई हैं। हम उसके विस्तार में भले न जाए। इस मामले में चाहे हिंदुत्व का कट्टर रूप कुछ मामलों में सावरकर लेके आए हैं, और हिंदुत्व का नरम रूप लेकर के गांधी आए हैं। इन दोनों से इनके सहारे, हिंदुत्व के नरम रूप के सहारे हिंदुत्व के कट्टर रूप को चुनौती नहीं दी जा सकती है। और आज जो हमारे सामने जो हिंदू राष्ट्र खतरा मंडरा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर रोकने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने किसी भी कीमत पर, किसी चीज़ के लिए उन्होंने ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया है कि किसी कीमत पर रोका जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के खिलाफ है, समता के खिलाफ है, न्याय के खिलाफ है, स्वतंत्रता के खिलाफ है, जो बुनियादी आधुनिक मूल्य हैं, और बंधुता के खिलाफ है। ये इन सभी बुनियादी मूल्यों के खिलाफ है। तो आज की तारीख में अगर कोई सोचता है कि सावरकर के हिंदुत्व के रूप को या आरएसएस के हिंदुत्व के किसी रूप को गांधी के किसी हिंदुत्व के रूप से रिप्लेस किया जा सकता है, तो फिर उसी हिंदुत्व के ट्रैप में जाना है। अगर इसे रिप्लेस किया जा सकता है तो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना जो सावरकर ने रखी है, चाहे गांधी ने रखी, उसे खारिज करनी होगी। और भारतीय राष्ट्र की बहुत ज़्यादा अंबेडकर ने लिखा है, भारतीय राष्ट्र की जो परिकल्पना है कि भारतीय राष्ट्र निर्मित ही हो सकता है स्वतंत्रता पर, समता पर, न्याय पर, बंधुता पर और लोकतंत्र पर। इसी पर भारत की राष्ट्र का निर्माण
किया जा सकता, और हिंदुत्व में इसके लिए कोई जगह नहीं हो, चाहे सावरकर का हिंदुत्व हो चाहे गांधी का। एक आखिरी प्रश्न डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी का जो भारत है, 2021 का जो भारत जहाँ पर अभी हम लोग हैं, ये गांधी का भारत है या सावरकर का भारत है, या दोनों का मिला जुला कुछ बीच का कोई बिंदु है जहाँ पर अभी हम लोग हैं? ये दोनों का भारत है, दोनों के सपने चरितार्थ हुए। यहाँ 2021 में दोनों के सपने चरितार्थ हुए हैं, दोनों के सपने चरितार्थ हुए हैं। राम राज्य का जो सपना था गांधी का, वो भी चरितार्थ हुआ है, और एक ब्रॉडर फ्रेंड की हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना थी वो चरितार्थ हुई है प्रैक्टिकली। तो दोनों के सपने चरितार्थ हुए हैं, पूरे हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्धार्थ, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत आभार। इस गंभीर चर्चा में आपने इसको सुना। दिलीप मंडल की पाठशाला में जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये निवेदन है कि आप द प्रिंट के यूट्यूब चैनल से जुड़ें और दिलीप मंडल की पाठशाला के नियमित श्रोता के तौर पर आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो ही मुझे मिल रही हैं। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।